हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो द सेकंड पेज, सिटी पेज, इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेके कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग है कल, उसके ऊपर बात की जा रही है कि पीएम को फार्मर्स से बात करनी चाहिए नेक्स्ट राउंड में। और फेक कॉल सेंटर जो है ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स बनती जा रही है। बिकॉज़ जो लोन होता है, इंस्टेंट लोन होता है, उसके लिए जो है थ्रेटनिंग के जो कॉल्स हैं वो फेक कॉल सेंटर्स द्वारा कराए जाते हैं। जो अभी आरबीआई, इसमें एक न्यूज़ भी है जिसमें आरबीआई की बात की गई है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो है इन लोन देने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको मॉनिटर करना चाहता है। तो उसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक कमेटी बनाई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो ये फेक कॉल सेंटर होते हैं उनमें अगर कोई पर्सन है जिसको लोन चाहिए तो कंपनी जो है ऑनलाइन लोन इशू कर देती है आधार कार्ड या किसी भी आईडी के बेसिस पे। बट साथ ही साथ कंपनी के पास जो है वो रिलेटिव्स और कलीग्स का कॉन्टैक्ट नंबर होता है जिसमें वो उनको जो है मनी को रिटर्न करने के लिए थ्रेटन करते हैं। तो उसके बेसिस पे जो कॉल सेंटर हैं वो इस तरह के जो कॉल सेंटर हैं, फेक कॉल सेंटर हैं, उनका नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, बात की जाए सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज ऑन द इंटरसेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज होती हैं उनको एक तरह से बंद करने की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट, थर्ड पेज जो है उसमें ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सिविक पोल बॉडीज़ बैन सेल स्टोरेज ऑफ पोल्ट्री। तो बर्ड फ्लू की वजह से जो पोल्ट्री है उसका जो सेल है, स्टोरेज है, उस पर बैन लगा दिया गया है। अब बात की जाए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें वेडनेसडे को सू मोटो कॉग्निजेंस लिया। सू मोटो मतलब होता है अपने स्वयं से, खुद से, अपने मन से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ द रिवर्स बाय स्वेज एफ्लुएंट्स। तो जो स्वेज एफ्लुएंट्स होते हैं, एफ्लुएंट्स मतलब जो गंदगी होती है जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो कमिट कर रहे हैं लैब्स, उसकी वजह से वो जाके डायरेक्टली नदी में मिल जाता है। ओपन सरफेस वाटर सोर्सेस जैसे कि रिवर्स हैं वो ह्यूमन के लिए एक तरह से लाइफ लाइन हैं। तो अगर उनको कंटेमिनेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे जो ह्यूमन की लाइफ है उस पर एग्जिस्टेशनल थ्रेट आगे चल के आ सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ। मतलब अगर क्वालिटी जो है फ्रेश वाटर की कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी आती है तो उससे जो है पब्लिक लाइफ भी, पब्लिक हेल्थ भी अफेक्ट होगी। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, फर्दर पॉल्यूशन फ्री वाटर, और ये जो है सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, सिविल बॉडीज़ को सिक्योर करना चाहिए लोगों के लिए। अब ये जो बेंच है वो दिल्ली जल बोर्ड की जो पिटीशन है उसको हियर कर रही थी। बिकॉज़ जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो जो है पॉल्यूटेंट्स को जो है यमुना रिवर में ड्यूब कर देते हैं, जिससे जो है अलार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है अमोनिया के लेवल में, वाटर में। तो बोर्ड ने ये भी बोला कि इंक्रीज्ड जो अमोनिया लेवल्स हैं इससे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है वो दिल्ली में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और अमोनिया और क्लोरीन की वजह से जो है वो कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो भी हो रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बात की जाए ULFAI डिमांड्स ड्यू शेयर फ्रॉम ऑयल फर्म। यहाँ पे बात की जा रही है जो आउटलॉड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, इसको नोट्स के साथ देखेंगे। आप वो नोट्स एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक नहीं दिया है तो एक लाइक दे दें। वन ऑफ द टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्राइवेट ऑयल फर्म्स, जो दो एम्प्लॉय थे उनमें से एक जो एम्प्लॉय है प्राइवेट फर्म का जो कि ऑयल ड्रिलिंग साइट से, उसको एबडक्ट कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया अरुणाचल प्रदेश से एक महीने पहले, और विल बी अ विक्टिम इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो उल्फा के चीफ हैं परेश
बरुआ, उन्होंने वार्न किया है न्यू दिल्ली वेस्ट इक्यो ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कि अगर उन एबडक्टेड एम्प्लॉयज़ को जो है वो हार्म किया जा सकता है अगर वो 20 करोड़ रुपीज़ पे नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं उल्फा की। तो जो उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये एक मिलिटेंट आउटफिट है जो कि ऑपरेट करता है आसाम में, और ये चाहता है कि इस्टेब्लिश हो एक इंडिपेंडेंट स्टेट सोशलिस्ट आसाम, जिसमें कि आर्म्ड स्ट्रगल होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था 1979 में परेश बरुआ के द्वारा, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस्टेब्लिश किए थे टाइज विद नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इन 1983। जो NSCN है जो ग्रेटर नागालैंड को डिमांड करता है, वैसे ही उल्फा जो है वो सोशलिस्ट रूल के ऊपर ग्रेटर आसाम को डिमांड करता है। और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो 1990 में बिगिन हुए, और मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट उल्फा बाय इंडियन आर्मी ने बिगिन किए 1990 में, और वो अभी भी कंटिन्यू हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को 1990 अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, साइटिंग एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक तरह से जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो स्प्रेड है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वायलेंट इंसर्जेंट आउटफिट है साउथ ईस्ट एशिया में। तो लार्जली बिकॉज ऑफ द इमेंस पॉपुलैरिटी, अब ये जो स्ट्रगल करता है तो उसमें लोगों के बीच में ये काफ़ी हद तक पॉपुलर है, और इसके पास जो है इकोनॉमिक पावर है, जिससे कि ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को अपनी बढ़ाता रहता है। ये बात थी उल्फा के बारे में। नेक्स्ट पेज में NIA कोर्ट्स अलाउज 5 बुक्स अ मंथ टू स्वधा भारद्वाज। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो भीमा कोरेगांव केस है, उस वायलेंस केस के ऊपर जो सुधा भारद्वाज हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में डाला गया है। तो NIA कोर्ट ने उनको अलाउ किया है कि वो 5 बुक्स जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं 1 मंथ में रीड करने के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट न्यूज़ की, तो यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बात करते हैं एडिटोरियल्स की। तो जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं या टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, टेरर एक्टिविटीज़ में लगे हुए जो लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनको जो है 3 लोगों को जो है वो जेल में डाला हुआ है FATF की जो आने वाली मीटिंग है उससे पहले। तो यहाँ पे वो बात की गई है। ये जो सेकंड आर्टिकल है वो डिस्कस करता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न्स के बारे में कि आखिर किन प्रोविज़न्स को जो है वो वायलेट किया गया जब ये फार्म लॉज इनेक्ट किए जा रहे थे, तब राज्यसभा में जब उनको पास किया जा रहा था तब। इसमें बात की गई है कि वॉइस वोट और एक जो दूसरी तरह का जो वोट होता है उसके बीच में जो है वो डिफरेंस के बारे में यहाँ पे भी बात की गई है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात करता है USA की पॉलिसी टूवर्ड्स क्यूबा, जो एक कंट्री है USA के फ्लोरिडा स्टेट से लगी हुई एक कंट्री है क्यूबा, तो उसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट बात की जाए, ये जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि किस तरह से जो वैक्सीन्स हैं उनको प्रोवाइड करने से पहले गवर्नमेंट को ट्रस्ट बिल्टअप करना चाहिए था अक्रॉस द कम्युनिटी रिलीजन। हर एक व्यक्ति से जो है उनकी राय लेनी चाहिए थी, कोई ना कोई कमेटी ऐसी फॉर्म करनी थी जिसमें कि पहले से ही इस बारे में बात होती, तो वैक्सीन के ऊपर काफ़ी हद तक बहुत जो ट्रस्ट है लोगों का वो बना रह सकता था। अब बात की जा रही है यहाँ पे जो आज का कैरिकेचर है उसमें जो फार्म लॉज हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया है, और दूसरी तरफ फार्मर्स भी उसको जो है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब आज का जो डाटा पॉइंट्स है उसमें बात की गई है यंग नाइट्स ऑन द मूव। यहाँ पे जो है वो 51 ईयर ओल्ड जो विश्वनाथन आनंद हैं वो हाईएस्ट रैंक इंडियन चेस प्लेयर हैं फॉर डिकेड्स नाउ, और 3 इयर्स में कुछ जो टीनेजर्स हैं उन्होंने भी जो है वो जगह बनाई है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि स्पीच जो हुई थी UN सिक्योरिटी काउंसिल की, मार्किंग 20 ईयर्स सिंस द रेजोल्यूशन दैट अनाउंस्ड अ ग्लोबल कमिटमेंट टू द बार अगेंस्ट टेरर आफ्टर द US 9/11 अटैक्स। तो जो स्पीच हुई जो सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 20 इयर्स के बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ था टेरर एक्टिविटीज़ को लेके, वार अगेंस्ट टेरर को लेके,
उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की बात की है, जिसमें कि जितनी भी काउंटर टेररिज्म एजेंसीज़ होती हैं वर्ल्ड वाइड, वो सारी एजेंसीज साथ में आ जाएं। और उन्होंने हाईलाइट किया कि उन्होंने ये बात हाईलाइट की कि ये ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। मतलब एक अगर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेरर आउटफिट के अगेंस्ट कोई अगर एक्शन ले रहा है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी उस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वो भी उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो यूएन की टॉप बॉडी है इन डेजिग्नेटिंग टेररिस्ट वाइल स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन इन द एजेंसीज दैट चेक देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चेक करने वाली जो एजेंसी है वो FATF है। तो यहाँ पे बात की है एस जयशंकर ने कि जो FATF है और यूएन है, उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब जो वर्ल्ड को एक्नॉलेज करना ही चाहिए कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक्सटॉर्शन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ नहीं करते, ड्रग्स या वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग का यूज़ नहीं करते, बट वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में जो है वो जो है डिजिटल सिक्योरिटी में जो लूप होल हैं, एनॉयमिटी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, उसको भी काफ़ी हद तक जो यूज़ कर सकते हैं और अपने जो फाइनेंसेस हैं टेरर फाइनेंसिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जो रेफरेंस दिया वो उनका क्लियर रेफरेंस था यूएन और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पेरिस बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है OECD में, जिसका हेडक्वार्टर है, 39 इसके मेंबर्स हैं। तो इस बारे में उन्होंने बात की है कि जो कंट्रीज़ हैं वो बिलफुली प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे कि पाकिस्तान क्लियरली डायरेक्टली जो है टेररिस्ट को प्रोवाइड करता है सेफ हेवन, 5 स्टार ट्रीटमेंट टू क्रिमिनल एंड टेररिस्ट। उनको इस बारे में अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। और FATF की जो कमेटी है, एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप है, वो इस वीक मिलने वाला है। रिकमेंडेशन फॉर द FATF बात करने वाला है कि क्या पाकिस्तान को कंटिन्यू ग्रे लिस्ट का स्टेटस देना है और क्या इसको डाउनग्रेड करना है ब्लैक लिस्ट में। तो पाकिस्तान ने इसको देखते हुए अपने यहाँ पे जो है टेररिस्ट को जो है वो एक तरह से चाइना के ऊपर भी उन्होंने एक मैसेज दिया, बिकॉज जब भी इंडिया जो है किसी टेररिस्ट किसी इंडिविजुअल को उसकी टेरर एक्टिविटीज़ के लिए टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाना चाहता है यूएन से, तो उसके पहले जो चाइना है वो उसके बीच में एक तरह से जो है ब्लॉक कर देता है। और टर्की और मलेशिया जो कि FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से जो है वो बचाते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर जो जयशंकर हैं उनका जो था ग्लोबल स्ट्रगल विद टेररिज्म सिंस 2001, उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया वो टेररिज्म के ऊपर जो ग्लोबल स्ट्रगल है 2001 से चल रहा है, और इंडिया का जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में है, और डिसीज़न और FATF की जो प्लेनरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ, उसका जो डिसीज़न आना है उसके बेसिस पे है। अब पाकिस्तान ने भी इन सब चीज़ों को देखते हुए रिसेंटली कुछ एक्शन लिए, इंक्लूडिंग जो सडन अरेस्ट किया है उसने, क्विक कन्विक्शन किया है मोस्ट वांटेड जो फिगर थे पाकिस्तान के, जकीउर रहमान लखवी, हाफिज़ सईद, और जो जैसे मोहम्मद के जो चीफ थे मसूद अजहर, उनको भी जो है वो अरेस्ट किया है, ऑल इन द केस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। तो इससे ये पता चलता है कि इस्लामाबाद इस बात के लिए अवेयर है कि ये डिसीजंस जो हैं उसका इकोनॉमिक फ्यूचर बचा सकते हैं आगे चल के। अब गवर्नमेंट जो है वो FATF का जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान है उसके ऊपर वर्क कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो अब अगर कनेक्शन बन जाता है FATF और UNSC के बीच में, तो मिस्टर जयशंकर जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया नॉट ओनली वॉचिंग व्हाट पाकिस्तान डज बट ऑल्सो हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉक्स द टॉक ऑन द जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। मतलब इंडिया जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म के लिए जो है वो FATF और UNSC से तो बात कर ही रहा है, साथ में जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको भी एक तरह से जो है प्रेशराइज कर रहा है एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट और अदर जो टेरर आउटफिट हैं उनके अगेंस्ट। अब यहाँ पे बात की जा रही है फार्म लॉज और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है और उससे क्या आगे जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे कर दिया ऑपरेशन ऑफ फार्म लॉज, और उन्होंने एक कमेटी बनाई है एक्सपर्ट्स की जो नेगोशिएट करेंगे गवर्नमेंट्स के साथ और फार्मर्स के साथ। तो एजिटेशन जो फार्मर्स का चल रहा है, आंदोलन जो फार्मर्स कर रहे हैं, वो एक नई फेज़ में एंटर हो रहा है। फार्मर्स यूनियन ने रिएक्ट
रिएक्ट किया है, उन्होंने फेवरेबली रिएक्ट नहीं किया है एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर। उनका कहना है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो बियास्ड है और एक्सपर्ट कमेटी को एक काफ़ी अच्छे से चुना नहीं गया है। तो अब ये सिचुएशन इस तरह से है कि गवर्नमेंट और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जो नेगोशिएशन है, और जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको जो है ब्रॉड और ओपन माइंडेड होना चाहिए, दोनों की प्रॉब्लम्स को जो है वो सुनना चाहिए। बट फार्मर्स ने ये बात पे डिसएग्री कर दिया कि दे विल मीट विद द जो मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैं वो उनसे मीट करेंगे। तो अब जो प्रेजेंट एजिटेशन है, जो आंदोलन है, वो अभी इनडेफिनेटली टाइम तक चलने वाला है, और ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो कमेटी है वो उसका जो फाइनल डिसीज़न है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या लेता है, और किस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है फार्म लॉस की वो बनती है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी अगर रिकमेंड करती है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फार्म लॉज, तो ओनली आफ्टर अ प्रॉपर हियरिंग ऑफ द मैटर बिफोर द कोर्ट। तो एक्सपर्ट कमेटी जो है वो कब अपना काम कर सकती है, जब मैटर की जो है वो प्रॉपर हियरिंग जो है वो हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपहोल्ड करता है वैलिडिटी ऑफ द लॉज, उसके बाद जो है फार्मर का प्रोटेस्ट है वो स्टॉप नहीं होने वाला। बट बिकॉज फार्मर्स तो डिमांड कर रहे हैं कि जो ये लॉ हैं उनको ऑल टुगेदर जो है वो रिपील कर दिया जाए। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने मैक्सिमलिस्ट अप्रोच ली है कोई जो फार्म लॉज को रिपील करने के लिए। अब यहाँ पे रिपील ऑफ द लॉ एक सिंपल लेजिस्लेटिव एक्ट है, गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ भी नहीं करना, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉट ऑफ प्रेस्टीज यहाँ पे लगा हुआ है, उसकी साख लगी हुई है। तो गवर्नमेंट के लिए इजी नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वो फार्म लॉज को रिपील करें। दूसरी तरफ बात की जाए जो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट उन लॉज को जो है वो डिलीट किसी भी तरह से रिपील नहीं करेगी। अब बात की जाए कि जो लॉ हैं जब पास किए जा रहे थे राज्यसभा में, तो उनको जो है वो एक तरह से इन अकॉर्डेंस विथ रूल पास नहीं किया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो फार्म लॉज की, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, मेनली बिकॉज वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के जो लॉ हैं उनके ऊपर जो है स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बना सकता है। बट यहाँ पे मोस्ट फंडामेंटल रीज़न ये है कि किस तरह से उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। अब बात की जाए कि वोटिंग जो हो रही थी फार्म बिल्स पे राज्यसभा में, वो अकॉर्डेंस रूल्स के अकॉर्डिंग्स नहीं की गई, और ये जो है वो रूल्स इस तरह से होते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स डिवीज़न बाय मेंबर्स इवन व्हेन वन मेंबर डिमांड्स इट। अगर एक भी मेंबर डिवीज़न ऑफ वोट और वॉइस वोट्स ये होता है जब स्पीकर पूछता है कि दोज हु मे फेवर से आइज, दोज नॉट अगेंस्ट इट से नो। तो इस तरह से जो अगर मेजॉरिटी है जैसे लोकसभा में है तो आइज़ वाले ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएंगे। बट राज्यसभा में कुछ मेंबर्स ने डिमांड किया था कि वॉइस वोट ना हो के डिवीज़न ऑफ वोट होना चाहिए, हर एक पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनकी वोट्स को काउंट किया जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो एक्ट है उसको वॉइस वोट से पास करा दिया गया, और कुछ मेंबर्स ने जो है डिमांड किया था कि उसको जो है वो डिवीज़न बोर्ड से होना चाहिए। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द हाउस थे उस समय, उन्होंने प्रोसीडिंग जो कंडक्ट कर रहे थे उस समय उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया डिवीज़न के। कुछ मेंबर्स जो हैं वो ओपनली लाउडली इस बात को डिमांड कर रहे थे। तो एक तरह से ये एक कंडीशन हो सकती है। और दूसरी तरफ वॉइस वोट अनरिकॉग्नाइज्ड है, बिकॉज राज्यसभा में जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनकी अभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है एनडीए के पास, उसको सपोर्ट लेना पड़ता है इधर उधर से। तो मैटर जो है वो हाउस रूल्स के जो वायलेशन है उसको वायलेट करता है। आर्टिकल 100 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट जो भी क्वेश्चन एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस शैल बी डिटरमाइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। अब मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर के टर्म्स में डिवाइड की जा सकती है, और ये जो आर्टिकल है वो रिक्वायर करता है सारे जो क्वेश्चंस हैं हाउस के वो भी डिटरमाइन की जाए रिकॉर्डिंग ऑफ द वोट्स बाय मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। मेजॉरिटी को सिर्फ वॉइस वोट के थ्रू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द वॉइड वोट टू डिटरमाइन मेजॉरिटी इन अ लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे वॉइस वोट अच्छे से हुई, बट जो डिवीज़न वोट है वो नहीं हो पाई। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो लॉ हैं उनको अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे कर देती है, या फिर जो ये लॉज हैं वो वापस से जो है वो
पार्लियामेंट में जाते हैं, जहाँ से इनको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है और फिर जो फार्मर्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको सुन लिया जाता है। तो उसके बाद इन लॉज को अगर फिर से पास किया जाता है तो वो काफ़ी अच्छे से एक्सेप्टेबल रहेंगे। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट अब जो ये आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीन्स। तो जो बाय बीइंग अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है कि वैक्सीन जो प्लेयर हैं उनको एक तरह से अकाउंटेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बात के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई हार्म किसी भी पर्सन को वैक्सीन के वाइल टेकिंग वैक्सीन नहीं होना चाहिए। दूसरी जो सारी प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये बात पता होना चाहिए। और दूसरा जो मिस इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग वैक्सीन की वजह से किसी भी तरह का जो फिज़िकल हार्म है वो हो जाता है, तो इस तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन अगर स्प्रेड होती है तो उसको कैसे काउंटर करेगी गवर्नमेंट। और अगर ये सारी चीज़ें फाइट कर लेती है गवर्नमेंट तो वैक्सीन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। लास्ट ईयर से नोवल कोरोना वायरस ने जो ह्यूमैनिटी को किल किया है, थाउजेंड ऑफ लोगों को किल किया है, बट यहाँ पे बात की जा रही है लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इन्फॉर्मेशन एज वेल एज गवर्नमेंट सीमिंग हाई हार्डनेस हैंडेडनेस। उसने जो है वो डिसट्रस्टफुल नैरेटिव क्रिएट किया है टू वैक्सीन कैंडिडेट के लिए। तो जो एक्सिलरेटेड उन्होंने जो है अप्रूवल दिया है कोवैक्सीन विदाउट फेज 3 ट्रायल डाटा पुट्स, उससे सेवरल क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अप्रूवल इतना जल्दी क्यों दे दिया गया। साइंटिफिक प्रोसेस और वैलिडेशन अगर कंप्लीट हो जाता उसके बाद दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। दूसरी तरफ बात की जाए कि वैक्सीन जो है वो पैंडमिक को हटा देगी, ये बात बहुत ही सोचने वाली है। पब्लिक ट्रस्ट वैक्सीन के लिए काफ़ी ज़रूरी है और वैक्सीन जो है वो अगर तभी इफ़ेक्टिव होगी जब पब्लिक कॉन्फिडेंस सपोर्ट वो गैदर करेगी। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फॉर द पब्लिक मल्टीपल कंसर्न है लार्ज स्केल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के, ज़्यादातर जो कंसर्न है वो लैक ऑफ ट्रस्ट इन अप्रूवल प्रोसेस, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, लिमिटेड हेल्थ लिटरेसी और पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटेक्शन वैक्सीन प्रोवाइड। तो ये जो कंसर्न है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे जब अगर किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया या कोई यूनिट इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को एक प्रीएम्प्टिव फ्रेमवर्क पहले से ही बनाना चाहिए था ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, एंगेज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कि किस तरह के से वैक्सीन को जो है वो प्रिपेयर किया गया है। एक्सपर्ट्स और जो कम्युनिटीज़ हैं उन वैक्सीन्स के ऊपर चर्चा करते तो इससे जो है ट्रस्ट बिल्ड होता, बट अब काफ़ी जो है वो देर हो चुकी है। और जहाँ पे साइंटिफिक बेसिक्स ऑफ अप्रूवल और रोल आउट स्ट्रेटजी दोनों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो इससे जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, लोन ऐप्स चाइनीज़ अमंग टू अरेस्टेड। ये जो लोन ऐप जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोन ऐप चाइनीज़ अमंग टू अरेस्टेड, तो यहाँ पे बात की जा रही है चाइनीज़ जो दो चाइनीज़ लोग हैं उनको लोन ऐप्स के लिए अरेस्ट किया गया। वो लोगों को जो है वो लोन इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते थे, जिसके बाद जो है वो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कलीग्स को जो है वो कॉल करके उनसे जो है वो मनी का डिमांड करते थे। अब यहाँ पे सबरीमाला ऑल सेट फॉर मकरा बिलक्कू फेस्टिवल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मकरा बिलक्कू जो फेस्टिवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है जीएस जो पेपर 1 है प्रीलिम्स का उसके लिए, बिकॉज ये एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी हद तक रिलेट करता है और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो मकरा बिलक्कू फेस्टिवल है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, 2 मंथ लॉन्ग एनुअल फेस्टिवल सीज़न है। और मकरा ज्योति जो है वो एक स्टार है जो कि मकर संक्रम में फर्स्ट डे ऑफ द जो मलयालम मंथ ऑफ मकरम है। तो मकरा बिलक्कू एक लाइट है लेट जो जलाई जाती है पोम्बम बेलाडू अ प्लेट्यू अक्रॉस द सबरीमाला सराइन। तो लाइट जो है वो सेलेस्टियल ओरिजिन है उसका और 3 टाइम्स बाय द चीफ प्रेस्ट ऑफ द पेम्पर टेम्पल ये दिखाई जाती है। और ये पंबा जो है बेस स्टेशन है सबरीमाला का, और लाइट जो है वो उसको बोला जाता है मकरा बिलाकू। तो रिचुअल जो है वो कब किया जाता है जब साइरस स्टार अपीयर हो जाता है स्काई में, और ये जो रिचुअल है वो मलय आर्या ट्राइब
पास्ट में करते थे। अब जब ट्रावनकोर देवस्थानम बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेशन का काम लिया अर्ली 90s में, तो ट्राइबल कम्युनिटी का वो जो राइट है वो उनके हाथ से चला गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है कि CBFC चीफ फॉर रेगुलेटिंग OTT प्लेटफॉर्म, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और अदर जो हैं हॉटस्टार हैं, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत बताई है, जो कि सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो चीफ हैं प्रसून जोशी, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी बात रखी कि जिस तरह से कोई मूवीज़ को जो है वो पहले देखा जाता है, उनको रेगुलेट किया जाता है, बट OTT प्लेटफॉर्म पे अगर कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उसको उस तरह से रेगुलेट नहीं किया जाता। तो आज की ज़रूरत है कि उसको भी इस तरह से जो है वो रेगुलेट किया जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है, CCS अप्रूव्स 83 तेजस फाइटर्स फॉर एयरफोर्स। यहाँ पे जो बिगेस्ट इंडिजिनस डिफेंस डील हुई है उसमें जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसके जो मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और जो आपके होम मिनिस्टर हैं, ये और प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। तो ये जो कमेटी है उसने वेडनेसडे को अप्रूवल दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ 83 तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। जो तेजस है उसका मतलब होता है ज्योति से, लाइट से, जिसको जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो पहले, उन्होंने दिया था ये नाम। तो जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रही है 47,000 करोड़ रुपए के लिए। अब यहाँ पे जो कैबिनेट है वो चेयरमैनशिप वो प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में न्यू दिल्ली में मिली जनवरी 13 को। उन्होंने प्रोक्योरमेंट 73 LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस M1A और 10 जो है LAC तेजस MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हैं उनको प्रोक्योर करने की बात की है। अब जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने भी ये बात की है कि जो इंडिजिनस कंटेंट है LCA तेजस का 50% है MK1A वेरिएंट में, और उसको एनहेंस्ड किया जाएगा 60%, मतलब जो इंडिया में बनी हुई चीज़ें हैं उनको लगाया जाएगा, और उसमें 40 मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं MK1 वेरिएंट में, तब जाके MK1A वेरिएंट बनेगा। जिसमें की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रिकली स्कैंड एरे रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और नेटवर्क वारफेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, रेडियो, ये सारी चीज़ें उसमें लगाई जा रही हैं, जिससे कि वो काफ़ी हद तक जो एयरफोर्स है उसके काम में आएगा। एक बार तेजस को देख लेते हैं नोट्स के बेसिस पे। आप ये जो नोट्स हैं उसको ज्वाइन कर